विद्यार्थियों, हम नर जनन तंत्र पढ़ रहे थे गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट में, और नर जनन तंत्र में हमने वृषण कोष के बारे में पढ़ा था और थोड़ा सा वृषण के बारे में पढ़ा था। वृषण के बारे में हम पढ़ते हैं अब टेस्टिस के बारे में। इस क्लास में हम पढ़ेंगे टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस यानी वृषण। संख्या में कितने होते हैं? संख्या में वृषण होते हैं 2। कौन कौन से टेस्टिस होते हैं? एक तो बायां वृषण और एक दायां वृषण, यानी एक तो लेफ्ट टेस्टिस और एक राइट टेस्टिस। बायां वृषण और दायां वृषण। बायां वृषण तुलनात्मक रूप से थोड़ा बड़ा होता है और दायां वृषण थोड़ा छोटा होता है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। टेस्टिस कितने होते हैं? संख्या में 2 होते हैं। बायां वृषण थोड़ा बड़ा होता है, दायां वृषण थोड़ा छोटा होता है। और टेस्टिस के चारों ओर 3 परतें पाई जाती हैं, जिनको हम लिख लेते हैं। वृषण के चारों ओर, वृषण के चारों ओर 3 परतें पाई जाती है। 3 लेयर्स, 3 परतें पाई जाती हैं। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? पहली लेयर है ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका वेजाइनलिस। दूसरी जो लेयर है वो है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और तीसरी जो लेयर है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ये ब्लड वेसल्स वाली लेयर होती है। इसमें क्या पाई जाती है? ब्लड वेसल्स। वेस्क्यूलोसा। तो ये 3 लेयर्स होती हैं टेस्टिस के चारों तरफ। और कभी कभी जो पेरिटोनियम का ये फोल्ड होता है, पेरिटोनियम झिल्ली की जो लेयर होती है वो ट्यूनिका वेजाइनलिस, इसमें कभी कभी द्रव भर जाता है, कभी कभी फ्लूइड भर जाता है, जिसको हाइड्रोसील अवस्था कहते हैं। ट्यूनिका वेजाइनलिस के अंदर पानी भरने से कई बार वृषण कोष में सूजन आ जाती है, वृषण फूल जाते हैं, जिसको हाइड्रोसील अवस्था कहते हैं। तो एक हम यहाँ पर एबनॉर्मल कंडीशन भी पढ़ लेते हैं। हाइड्रोसील क्या होता है? हाइड्रोसील हाइड्रो मतलब पानी, सील मतलब कोई गुहा के अंदर पानी भरना। तो वृषण को घेरे हुए पेरिटोनियम की परत होती है। पेरिटोनियम की परत होती है। और क्या कौन सी परत होती है वो हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस। इसमें द्रव भरने को क्या कहते हैं? हाइड्रोसील कंडीशन कहते हैं। हाइड्रोसील कंडीशन कहते हैं, हाइड्रोसील अवस्था कहते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ ली? हाइड्रोसील, जो किसके अंदर? इस ट्यूनिका वेजाइनलिस के अंदर द्रव भरने की के वजह से जो है हाइड्रोसील कंडीशन हो जाती है। अब हम टेस्टिस की स्ट्रक्चर चित्र बना करके पढ़ते हैं, डायग्राम से पढ़ते हैं टेस्टिस कैसे होते हैं। वृषण की संरचना, वृषण या टेस्टिस की संरचना, और साथ ही साथ में हम सहायक जनन ग्रंथियों या सहायक जनन अंगों को भी पढ़ेंगे। सहायक
जनन अंग सहित। सहायक जनन अंग सहित हम किसकी संरचना पढ़ रहे हैं? टेस्टिस की संरचना यानी वृषण की संरचना। तो वृषण की जैसे हम अनुप्रस्थ काट देखें तो इस प्रकार सामान्यतः टेस्टिस कैसे होते हैं? अंडाकार होते हैं। कैसे होते हैं? अंडाकार होते हैं। टेस्टिस की संरचना कैसी होती है? अंडाकार होती है। इस प्रकार से टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस के चारों तरफ जो लेयर्स हैं वो हम लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी लेयर्स हैं? तो सबसे बाहरी जो स्तर होता है वो होता है ट्यूनिका वेजाइनेलिस। ट्यूनिका वेजाइनेलिस। ट्यूनिका वेजाइनेलिस 3 परतें होती हैं और इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। इस प्रकार से लोब होते हैं और इन लोब्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्रजनन नलिकाएं इनके अंदर पाई जाती हैं। इस प्रकार से कुंडलित रूप में होती हैं, ये कॉइल्ड फॉर्म में होती हैं ये। और यहां से ये निकल करके और एक जालनुमा संरचना बनाती हैं और इस जालनुमा संरचना को क्या कहते हैं? रेटेड टेस्टिस कहते हैं। तो हम एक एक को नामांकित करेंगे। यहां से ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स निकल करके और लगभग 4 से 5 नलिकाओं के रूप में निकलती हैं और निकल करके और किस में जुड़ जाती है? एपिडिडाइमिस में, जो कि अति कुंडलित भाग होता है। अति कुंडलित भाग होता है और यहां से ये नलिका वासा डेफरेंस के रूप में यहां से निकलती है और कहां जाती है? ये सहायक जनन ग्रंथियों में जाती है। सहायक जनन ग्रंथियों में सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है, वो भाग होता है और ये क्या है? मूत्र मार्ग, यूरिथ्रा। मूत्र मार्ग में ये चला जाता है। तो देखिए ये जो है सबसे बाहरी परत है, इसको कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनेलिस। ट्यूनिका वेजाइनेलिस। ट्यूनिका वेजाइनेलिस। ये वृषण की दूसरी परत है, इसको कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और ये सबसे आंतरिक परत है, इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। इनका डिस्कशन हमने अभी किया है। ये हैं शुक्रजनन नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये हैं शुक्रजनन नलिकाएं, शुक्रजनन नलिकाएं और इनको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये यहां से जो निकल रही हैं 4 से 5 संख्या में होती है, इनको बोलते हैं वासा एफरेंसिया। एफरेंसिया। चार से 5 हो सकती है, 5 से 7 तक भी हो सकती है।
और ये क्या है, कुंडलित भाग, ये है अधिवृषण या एपिडिडाइमिस, जिसके 3 भाग होते हैं, कैपट, कॉर्पस और कोडा। ये है हेड, ये है बॉडी और ये है टेल। ये है वसा डेफरेंस। डेफरेंस या डेफरेंसिया जिसको बोलते हैं। तो 3 भाग कौन कौन से हो गए? ये वाला जो भाग है ये है हेड यानी कैपट एपिडिडाइमिस। ये है कॉर्पस एपिडिडाइमिस बॉडी। कॉर्पस एपिडिडाइमिस। और ये है कोडा। यानी कैपट यानी हेड, बॉडी और टेल। ये कोडा एपिडिडाइमिस है, यानी कोडा का मतलब होता है पूंछ। कोडा वर्ड किसके लिए आता है? ये पूंछ भाग है, ये मध्य भाग है और ये है शीर्ष, जिसको सिर वाला भाग या शीर्ष भाग कहते हैं, शीर्ष। ये 3 भाग हैं किसके? एपिडिडाइमिस, या जिसको हिंदी में बोलते हैं हम अधिवृषण। क्या है ये? अधिवृषण। अधिवृषण के 3 भाग है, शीर्ष, मध्य और पूंछ। कैपट, कॉर्पस, कोडा। कैपट, कॉर्पस, कोडा। कैपट यानी हेड, बॉडी और टेल। हेड, बॉडी, टेल। कैपट, कॉर्पस, कोडा। हेड, बॉडी, टेल। तो ये 3 जो भाग है इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सा? कोडा एपिडिडाइमिस। और इसको बोलते हैं स्पर्म का रिजर्वायर, शुक्राणुओं का संग्रहालय। शुक्राणुओं का संग्रहालय। क्योंकि क्या होते हैं इसमें? स्पर्म क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म। स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म। स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म किसे कहा जाता है? इस कोडा एपिडिडाइमिस को या एपिडिडाइमिस के पुच्छे भाग को स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म कहा जाता है। और बाहर जो है इसके ये लेयर होती है स्किन की, त्वचीय पाउच के अंदर ये लटके रहते हैं। ये स्किन की लेयर होती है। तो हमने ये टेस्टिस की स्ट्रक्चर पढ़ी, इसमें ये वासा डिफरेंस है। ये क्या है? शुक्राशय। शुक्राशय। शुक्राशय है। ये कौन सी ग्रंथि है? ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। प्रोस्टेट ग्रंथि है। और ये काउपर्स ग्रंथि है। काउपर्स ग्रंथि है। सहायक जनन ग्रंथियों का जो स्राव होता है, इनका स्राव क्या कहलाता है? ये क्या सीक्रेट करती है अंदर? ये सेमाइनल प्लाज्मा बनाती है। ये सेमाइनल प्लाज्मा बनाती है। इस तरल पदार्थ को बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। इनके बीच में, इन शुक्रजनन नलिकाओं के बीच बीच में यहां पर कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो क्या बनाती हैं? जो कि क्या बनाती हैं? ये कोशिकाएं अंतराली कोशिकाएं कहलाती हैं। अंतराली या लेडिंग कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? लेडिंग सेल्स। और ये लेडिंग कोशिकाएं क्या बनाती हैं? ये टेस्टोस्टेरोन बनाती है। टेस्टोस्टेरोन स्रावित करती है। इंटरस्टिशियल सेल्स जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में स्थित होती हैं, ये इंटरस्टिशियल सेल्स या अंतराली कोशिकाएं, लेडिंग कोशिकाएं कहलाती है। लेडिंग कोशिकाएं क्या स्रावित करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है, जो कि मुख्य नर का मुख्य जनन हार्मोन या रिप्रोडक्टिव हार्मोन है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए। और ये शुक्रजनन नलिकाओं में किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम इसको आवर्धित करके देखें, इस शुक्रजनन नलिका को हम बड़ा करके देखें, या फिर हम यूँ कहें कि इसको हम मैग्नीफाई करें, तो इस प्रकार से शुक्रजनन नलिका होती है। इसमें शुक्राणु या स्पर्म इस प्रकार से धसे रहते हैं।
इस प्रकार से उल्टे शीर्ष जो होता है इनका दीवार की तरफ होता है, और ये जो कोशिकाएं होती हैं जिनमें ये धसे रहते हैं, इन कोशिकाओं को कहते हैं सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाएं इनका पोषण प्रदान करती हैं। तो ये कौन सी कोशिकाएं होती हैं? ये होती है सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाओं को नर्स कोशिकाएं भी कहते हैं, नर्स सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये शुक्राणुओं को क्या प्रदान करती है? पोषण प्रदान करती है। तो इन कुंडलित नलिकाओं के अंदर एक उपकला पाई जाती है जिसको बोलते हैं जनन उपकला। जनन उपकला या जर्मिनल एपिथेलियम पाई जाती है इन कुंडलित नलिकाओं में। तो इन जनन उपकला में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक तो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स और एक नर्स सेल्स या सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनियल्स स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का निर्माण करती है, जबकि नर्स सेल्स उनका पोषण या न्यूट्रिशन करती हैं। बीच बीच में जो ये कोशिकाएं होती हैं, ये बीच बीच में कोशिकाएं जो होती हैं अंतराली कोशिकाएं या इंटरस्टिशियल सेल्स कहलाती हैं। इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल कोशिकाएं होती है। तो ये हमने जनरल एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा। टेस्टिस पाउच नुमा जो वृषण कोश है या स्क्रोटम है उसमें लटके रहते हैं। टेस्टिस के ऊपर एपिडिडाइमिस इस प्रकार से लगा रहता है, ये जैसे टेस्टिस है इस पर इस प्रकार से क्या लगा रहता है? ये एपिडिडाइमिस या अधिवृषण लगा होता है। ये एपिडिडाइमिस, अधिवृषण या एपिडिडाइमिस के अंदर स्पर्म का स्टोर होता है। इसके अंदर स्पर्म्स का परिपक्वन होता है और स्पर्म्स को ताकत प्राप्त होती है चलने की और मूवमेंट की। आगे हम देखते हैं, ये है वासा डिफरेंस। इसमें क्रमांकुंचन गति होती है जिससे स्पर्म्स को यहाँ पहुंचाया दिया जाता है। एक बार वापस से हम इसका स्ट्रक्चर के साथ इसका फंक्शन रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पर इन नलिकाओं के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है और इनकी आंतरिक दीवार जो है जर्मिनल एपिथेलियम या जनन उपकला की बनी हुई होती है। जनन उपकला में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स और सर्टोली सेल्स, या जिनको सस्टेंटाकुलर सेल्स या नर्स सेल्स कहते हैं, जो कि स्पर्म्स को पोषण देती है, उनकी न्यूट्रिशन करती है, उनको बड़ा करती है, नर्स कोशिकाएं कहलाती हैं। यहाँ से शुक्राणु हट करके इस जाल नुमा संरचना में आता है। इस जाल नुमा संरचना को कहते हैं रेटे टेस्टिस। इस जाल नुमा संरचना को क्या कहते हैं? रेटे टेस्टिस। तो इसको बोलते हैं रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस। तो रेटे टेस्टिस में से ये वासा एफ्रेंसिया के द्वारा एपिडिडाइमिस में पहुंचा दिए जाते हैं। एपिडिडाइमिस या अधिवृषण में शुक्राणु जो गति प्राप्त करते हैं या मोटाइल बनते हैं, इसमें ये क्रियाशीलता प्राप्त करते हैं। एपिडिडाइमिस के बाद में यहाँ पर ये स्टोर हो जाते हैं पूंछ वाले भाग में या कॉडा एपिडिडाइमिस के अंदर, जिसको स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म कहते हैं। जब स्खलन होता है, इजैकुलेशन होता है, तो स्खलन के समय इस वासा डिफरेंस के अंदर क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। कौन सी गति होती है इसके अंदर? क्रमाकुंचनी गति होती है। कौन सी गति? क्रमाकुंचनी गति होती है। क्रमाकुंचनी गति के द्वारा इन शुक्राणुओं को यहाँ से कहाँ ले जाया जाता है? यहाँ से इन शुक्राणुओं को सहायक जनन ग्रंथियों के स्राव के अंदर ले जाया जाता है। ये स्पर्म्स कहाँ पहुंचते हैं? सहायक जनन ग्रंथियों के स्राव के अंदर पहुंच जाते हैं। और सहायक जनन ग्रंथियों के स्राव में शुक्राणुओं का मिलना कहलाता है सेमिनेशन। सर्टोली कोशिकाओं से शुक्राणु का हटना कहलाता है स्पर्मिएशन। तो सेमिनेशन हो गया। सेमिनेशन यानी सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर शुक्राणु का मिल जाना, सेमिनेशन। और शरीर, नर के शरीर से एक विशेष गति के द्वारा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट या एरेखित पेशियों के संकुचन के द्वारा एक साथ सीमन के रूप में जो है इनको स्पर्म्स को बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे कहते हैं इजैकुलेशन। एक निश्चित अंतराल बाद कुछ संकुचनशील गतियों के द्वारा शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? इजैकुलेशन या स्खलन कहलाता है। और यदि स्खलन मादा की जनन नाल में अगर किया जाए तो उसे कहते हैं इनसेमिनेशन। तो इनसेमिनेशन भी दो प्रकार का होता है, एक तो नेचुरल सर्विस में किया जाता है प्राकृतिक रूप से, और एक किया जाता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन को एआई बोलते हैं, जो पशु चिकित्सा में काफी उपयोगी है। हम एआई की जाती है।
तो अब हम इसको लिखते हैं थ्योरी के रूप में। तो वृषण में शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। वृषण में शुक्र जनन नलिकाएं यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, जिनमें किसका निर्माण होता है? जिनमें जनन उपकला होती है, जिनकी आंतरिक सतह, जिनकी आंतरिक सतह जनन उपकला की बनी होती है। जनन उपकला मतलब जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम यानी जनन उपकला की बनी होती है। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं? पहली है स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, स्पर्मेटोगोनियल कोशिकाएं, स्पर्मेटोगोनियल कोशिकाएं, और दूसरी है सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाएं, स्पर्मेटोगोनियल कोशिकाएं क्या करती हैं? ये शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, स्पर्म्स का, शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। और ये क्या करती है? सर्टोली कोशिकाएं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें नर्स कोशिकाएं भी कहते हैं, इन्हें नर्स सेल्स भी कहते हैं, नर्स कोशिकाएं, नर्स कोशिकाएं भी कहते हैं, नर्स सेल्स भी कहते हैं। और ये क्या करती है? ये इनका एक नाम और है सस्टेंटाकुलर सेल्स, सस्टेंटाकुलर सेल्स। और ये क्या करती है? पोषण प्रदान करती है, पोषण व शुक्राणुओं को पोषण व सहारा, न्यूट्रिशन प्लस सहारा, सपोर्ट प्रदान करती है। दे प्रोवाइड्स मीन्स सर्टोली सेल्स और सस्टेंटाकुलर सेल्स और नर्स सेल्स प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एंड सपोर्ट टू स्पर्म। क्या क्या देती है? सहारा और पोषण प्रदान करती हैं। कौन सी? सर्टोली कोशिकाएं। अब इन शुक्रजनन नलिकाओं के, जैसा कि हमने चित्र में देखा था, इन शुक्रजनन नलिकाओं के बीच बीच में ये अंतराली कोशिकाएं या लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती है, जो क्या करती है? ये टेस्टोस्टेरोन स्रावित करती हैं। शुक्रजनन नलिकाओं के, शुक्रजनन नलिकाओं के बीच बीच में अंतराली कोशिकाएं, जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स कौन से प्रकार की होती है? अंतःस्रावी प्रकार की, अंतःस्रावी या एंडोक्राइन प्रकार की
इंटरस्टिशियल सेल्स या अंतराली कोशिकाएं, या इनको लेडिंग सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेडिंग कोशिकाएं। लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं जो क्या बनाती हैं? ये क्या बनाती हैं? टेस्टोस्टेरोन स्रावित करती है। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं या स्रावित करती हैं। जो किसको प्रेरित करता है? इस शुक्र जनन को प्रेरित करता है। टेस्टोस्टेरोन इसको शुक्राणु की संख्या को बढ़ाता है। शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाता है। तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा कि जैसे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसके अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं और ये कोशिकाएं क्या करती हैं। दो प्रकार की कोशिकाएं बताई, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स या सस्टेंटाकुलर सेल्स या नर सेल्स जो कि शुक्राणु को पोषण और सहारा प्रदान करती है। बीच बीच में जो पाई जाती है इन नलिकाओं के बीच बीच में, उन्हें कहते हैं क्या? लेडिंग कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं। ये अंतराली कोशिकाएं क्या करती है? टेस्टोस्टेरोन बढ़ाती है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित करती है। सर्टोली कोशिकाओं को स्पर्म मदर सेल भी कहते हैं। सर्टोली कोशिकाओं को स्पर्म मदर सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं? पोषण प्रदान करती है। शुक्राणु को पोषण प्रदान करने के कारण इनको स्पर्म मदर सेल्स भी कहते हैं। अब जो यहां से जो निकली हैं ये शुक्र जनन नलिकाएं, ये यहां से निकल के ये जालनुमा संरचना बनाती है, जिस जालनुमा संरचना को क्या कहते हैं? रेटे टेस्टिस कहते हैं। तो इसकी हम थ्योरी लिखते हैं। वृषण में शुक्र जनन नलिकाएं जालनुमा संरचना बनाती हैं, जिसे क्या कहते हैं? रेटे टेस्टिस कहते हैं। जिसे रेटे टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटे टेस्टिस। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ये रेटे टेस्टिस से आगे ये वासा एफ्रेंसिया निकल करके किस में जाती है? अधिवृषण में जाती हैं। तो जहां से शुक्राणु को रेटे टेस्टिस से शुक्राणु को वासा एफ्रेंसिया शुक्राणुओं को, स्पर्म्स को कहां पहुंचाती है? एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस में पहुंचाती है। अब कहां पहुंच गई? अधिवृषण में। अधिवृषण के 3 भाग होते हैं, कैपेट, कॉर्पस, कोडा, जो कि हमने चित्र में प्रदर्शित कर दिए, हेड, बॉडी और टेल। और कोडा एपिडिडाइमिस इंपोर्टेंट है, जिसमें अधिवृषण में शुक्राणुओं का क्या होता है? परिपक्वन। शुक्राणुओं का परिपक्वन यानी मैच्योरेशन होता है। परिपक्वन भी होता है या फिर अधिवृषण में शुक्राणु क्या है? निषेचन की योग्यता प्राप्त करते हैं। निषेचन की योग्यता प्राप्त करते हैं, परिपक्वन होता है, मैच्योरेशन होता है। ये बात हमने पढ़ी। इसके बाद जो टेल वाला भाग है या कोडा एपिडिडाइमिस से तीसरा भाग है, जैसे कि हमने चित्र में पढ़ा है, कोडा एपिडिडाइमिस को क्या कहते हैं? को शुक्राणुओं का संग्रहालय कहते हैं। शुक्राणुओं का
संग्रहालय, या इसको बोलते हैं हम स्टोर हाउस कहते हैं, स्टोर हाउस कहते हैं। किसको बोलते हैं? कॉडा एपिडिडाइमिस को शुक्राणुओं का क्या बोलते हैं? संग्रहालय या स्टोर हाउस बोलते हैं। ये वाला पार्ट है, ये कॉडा एपिडिडाइमिस है, यहाँ पर ये स्पर्म आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, जहां से इस वासा डिफरेंस के द्वारा पेरिस्टाल्सिस क्रमांक कुंचनी गति द्वारा, स्खलन के समय क्रमांक कुंचनी गति द्वारा कहां पहुंचा दिया जाता है? सहायक जनन ग्रंथियों के स्राव में पहुंचा दिया जाता है। तो स्टोर हाउस स्पर्म कहते हैं किसको? कॉडा में, और कॉडा में इकट्ठे रहते हैं, जहां से स्खलन के समय, स्खलन यानी इजैकुलेशन, इजैकुलेशन के समय शुक्राणुओं को कहां पहुंचा दिया जाता है? को वासा डिफरेंस द्वारा, वासा डिफरेंस द्वारा क्रमानुकुंचनी गति से, क्रमानुकुंचन गति से सहायक जनन ग्रंथियों में पहुंचा दिया जाता है। सहायक जनन ग्रंथियों में पहुंचा दिया जाता है, और सहायक जनन ग्रंथियों में स्राव निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा। तो वासा डिफरेंस में क्रमांक कुंचनी या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है, स्खलन के साथ साथ मूवमेंट होती है, जिससे इसके द्वारा जो स्पर्म्स को कहां पहुंचा दिया जाता है? सहायक जनन ग्रंथियों के स्राव को, सहायक जनन ग्रंथियों यानी एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स, सहायक जनन ग्रंथियों के स्राव को, के सीक्रेशन को, के स्राव को सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा। जैसे रक्त का प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा तरल पदार्थ होता है, और दूसरा पार्ट रक्त कणिकाएं होती हैं, वैसे ही सीमन के अंदर जो तरल पदार्थ होता है वो सेमाइनल प्लाज्मा कहलाता है। और सेमाइनल प्लाज्मा को जो सहायक जनन ग्रंथियां हैं या एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स हैं, जैसे काउपर्स है, बल्बो यूरिथ्रल है और प्रोस्टेटिन के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। यानी सीमन बराबर क्या क्या मिलता है सीमन के अंदर? शुक्राणु यानी स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? सीमन का निर्माण करते हैं। तो स्पर्म तो टेस्टिस से निकल ही आए, और रास्ते में ये किस में मिल जाते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर मिल जाते हैं, और इन दोनों का मिक्स होकर के शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? इजैकुलेशन कहलाता है। तो देखिए 3-4 डेफिनेशन है, उनको हम पढ़ लेते हैं साथ के साथ। सर्टोली सेल से, सर्टोली कोशिकाओं से, सर्टोली कोशिकाओं से, सर्टोली कोशिकाओं से शुक्राणुओं का हटना यानी स्पर्म्स का निकलना या फिर हटना क्या कहलाता है? शुक्राणुओं का हटना, ये स्पर्मिएशन कहलाता है। स्पर्मिएशन कहलाता है, स्पर्मिएशन कहलाता है। और दूसरी बात क्या है? ये स्पर्म वहां से हट करके आ गए, और ये किस में गोता लगाएंगे? अब ये सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर घुसेंगे। तो दूसरी डेफिनेशन है, शुक्राणुओं का यानी स्पर्म्स का सेमाइनल प्लाज्मा में, सेमाइनल प्लाज्मा में मिलना क्या कहलाता है? सेमिनेशन कहलाता है। सेमिनेशन, सेमिनेशन कहलाता है। और सेमिनेशन के अलावा फिर आगे क्या होता है? इजैकुलेशन।
सीमन का या वीर्य का नर के शरीर से बाहर निकलना, नर जंतु के शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? इजेकुलेशन कहलाता है। स्खलन, इजेकुलेशन या स्खलन कहलाता है। तो 3 टर्म पढ़ी हमने, स्पर्मिएशन, सेमिनेशन और इजेकुलेशन। और ये इजेकुलेशन किससे होता है? ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा होता है। तो 2 चीजें होती हैं, एक तो इरेक्शन, इरेक्शन ऑफ पेनिस, पेनिस का इरेक्शन, यह कौन से तंत्र के द्वारा होता है? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा क्या कंट्रोल होता है? पेनिस का इरेक्शन, इरेक्शन किसके द्वारा? या हर्षण भी बोलते हैं हिंदी में इसे, पेनिस का हर्षण, इरेक्शन। दूसरा होता है इजेकुलेशन, इजेकुलेशन का मतलब होता है स्खलन। इजेकुलेशन ऑफ सीमन कंट्रोल्ड बाई किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा नियमन होता है, इसका रेगुलेशन होता है। तो स्खलन के समय कौन सा? अनुकंपी या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और इरेक्शन के टाइम परानुकंपी, परानुकंपी या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। इसके बाद अगर नर के द्वारा मादा की जननाल में, जेनिटल ट्रैक्ट में सीमन को डाला जाए, नर द्वारा प्राकृतिक मैथुन, या जिसको हम बोलते हैं कॉपुलेशन, या फिर अलग अलग जानवरों में अलग अलग नाम है, या मेटिंग द्वारा, मेटिंग द्वारा सीमन को मादा जनन नाल में, मादा की जेनेटल ट्रैक्ट, मादा जनन नाल में छोड़ना या डालना क्या कहलाता है? सेमिनेशन कहलाता है। इनसेमिनेशन या इनसेमिनेशन कहलाता है। इन यानी अंदर, इनसेमिनेशन कहलाता है। और कृत्रिम विधि द्वारा डालना, यही काम यदि आर्टिफिशियल या कृत्रिम विधि द्वारा डालना, कृत्रिम विधि या जो एआई गन द्वारा डालना क्या कहलाता है? एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहलाता है। तो ये हमने क्या पढ़ा? स्पर्म के बनने से लेकर के और कहां तक का रास्ता पड़ा? मादा की जननाल में जाने तक का हमने पढ़ा। शुक्राणुओं को सटोली कोशिकाएं पोषण देती है, इनको स्पर्म मदर सेल भी कहते हैं, इनको सस्टेंटाकुलर सेल्स भी कहते हैं, इनको नर्स कोशिकाएं भी कहते हैं। ये सहारा और पोषण प्रदान करती है। जनन उपकला जो शुक्र जनन नलिकाओं के आंतरिक स्तर पर होती है, उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं बताई, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स और सटोल सेल्स। यहां से शुक्राणु बन करके और कहां पहुंचते हैं? रेटे टेस्टिस में, वहां से स्पर्म्स वासा एफ्रेंसिया के द्वारा एपिडिडाइमिस में पहुंचते हैं। एपिडिडाइमिस एक कुंडलित नलिकाकार संरचना होती है, कई मीटर तक हो सकती है ये। इसके अंदर स्पर्म्स का परिपक्वन होता है, वहां कोडा एपिडिडाइमिस में स्टोर होते हैं। कोडा एपिडिडाइमिस में से शुक्राणु स्खलन के समय क्रमंकुंचनी गति के द्वारा जनन नलिकाओं के अंदर डाल दिए जाते हैं। जनन नलिकाओं के जो जनन ग्रंथियों के जो स्राव हैं, सहायक जनन ग्रंथियों के स्राव उसमें मिलते हैं और सीमन का निर्माण होता है, और सीमन को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, और बाहर निकालना इजैकुलेशन कहलाता है। और शुक्राणुओं का सटोली कोशिकाओं से हटना स्पर्मिएशन कहलाता है। शुक्राणुओं का सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर जुड़ना या मिलना या
डाइल्यूट होना कहलाता है सेमिनेशन, और मादा की जननाल में डालना इंसेमिनेशन। अगर कृत्रिम रूप से डाला जाए तो उसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। इस जो पेनिस है उसका इरेक्शन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम द्वारा, और जो इजैकुलेशन है वो सिंपैथेटिक सिस्टम द्वारा रेगुलेट होता है। तो हमने ये हमने पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ते हैं सहायक जनन ग्रंथियां। सहायक जनन ग्रंथियां या नर की सहायक जनन ग्रंथियां, नर की सहायक जनन ग्रंथियां। तो सहायक जनन ग्रंथियां क्या क्या स्रावित करती है? सेमाइनल प्लाज्मा या द्रव स्रावित करती है, जिसे क्या कहते हैं जिसे सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। इनके द्वारा स्रावित किया जाता है। तो इसके बारे में हम लिखते हैं। तो एक स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन में, सांड में शुक्र जनन में 63 दिन का समय लगता है। 63 दिन का समय लगता है। अब शुक्र जनन हो लिया, स्पर्म मैच्योर हो गया, तो वो किस में मिलेगा? इन सहायक जनन ग्रंथियों में मिलेगा, मिल करके सीमन बनाएगा। तो सहायक जनन ग्रंथियां कितनी होती हैं? नर पशु में 3 होती हैं। पहली हम पढ़ते हैं सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल सेमाइनल वेसिकल, और इसे क्या कहते हैं? इसे वेसिकुलर ग्लैंड भी कहते हैं, इसे वेसिकुलर ग्रंथि भी कहते हैं, इसे वेसिकुलर ग्रंथि भी कहते हैं, वेसिकुलर ग्रंथि भी कहते हैं। और इसका स्राव सबसे ज्यादा होता है। यह 2 लोब से बनी हुई होती है, 2 लोब से बनी होती है, और इसका स्राव सर्वाधिक होता है। यह सर्वाधिक आयतन बनाती है। सीमन का सर्वाधिक भाग स्रावित करती है। सर्वाधिक तरल पदार्थ ये स्रावित करती है। कौन सी? वेसिकुलर ग्रंथि या सेमाइनल वेसिकल। और इसके स्राव में क्या क्या होते हैं? इसके स्राव में सिट्रिक अम्ल, फ्रक्टोज शर्करा होती है। और सिट्रिक अम्ल के कारण क्या है? सीमन का पीएच का रेगुलेशन होता है, पीएच नियमन करता है सिट्रिक अम्ल के कारण, इसलिए ये बफर का काम करता है। फ्रक्टोज शर्करा किसको एनर्जी देती है? शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करती है। तो दोनों की बातें हम लिख लेते हैं। सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड क्या करता है? बफर का कार्य करता है। बफर का कार्य यानी पीएच रेगुलेशन करता है। और दूसरा क्या है? फ्रक्टोज शर्करा। तो फ्रक्टोज शर्करा शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करती है। फ्रक्टोज शर्करा शुक्राणु को ऊर्जा देती है, को ऊर्जा प्रदान करती है। फ्रक्टोज शर्करा क्या देती है? स्पर्म को एनर्जी देती है, ऊर्जा प्रदान करती है। और सिट्रिक अम्ल क्या काम करता है? बफर का कार्य करता है। इसके अलावा कुछ एनर्जी वाले स्राव और होते हैं। तो ये सर्वाधिक आयतन बनाता है कौन? सेमाइनल वेसिकल या वेसिकुलर ग्रंथि। इसको वेसिकुलर ग्लैंड भी कहते हैं, 2 लोब से मिलकर बनी होती, इस प्रकार से होती है ये। तो ये सबसे ज्यादा वॉल्यूम बनाती है। अगली सहायक जनन ग्रंथि हम पढ़ते हैं। ये क्या है? सहायक जनन ग्रंथियां। दूसरी हम पढ़ते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्लैंड या
प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि जो सहायक जनन ग्रंथि होती है, ये कुत्ते में यही ग्रंथि पाई जाती है, इसके अलावा सारी ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। तो इंपॉर्टेंट बात हो गई ये, कुत्ते में केवल कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ये प्रोस्टेट ग्रंथि ही पाई जाती है। कुत्ते में केवल प्रोस्टेट ग्रंथि ही पाई जाती है, अन्य सहायक जनन ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। अन्य सहायक जनन ग्रंथियां कुत्ते में अनुपस्थित होती हैं। ये कैसी है? अयुग्मित ग्रंथि है, यानी सिंगल होती है ये। यह अयुग्मित ग्रंथि है। अयुग्मित का मतलब हो गया सिंगल। यह अयुग्मित ग्रंथि है जो मूत्र मार्ग यानी यूरिथ्रा को चारों ओर से घेरे होती है। चारों ओर से घेरे होती है। मूत्र मार्ग को चारों ओर से कौन सी ग्रंथि घेरे रहती है? प्रोस्टेट ग्लैंड घेरे रहती है। इस प्रकार से चारों ओर से ये घेरे हुए होती है प्रोस्टेट ग्रंथि, और ये अकार्बनिक आयन स्रावित करती है। यह अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक अकार्बनिक आयन स्रावित करती है। अकार्बनिक आयन कौन स्रावित करती है? ये प्रोस्टेट ग्रंथि स्रावित करती है, और ये क्षारीय पीएच बनाती है। यह क्षारीय पीएच स्रावित करती है, यह क्षारीय पीएच बनाती है। अकार्बनिक आयन बनाती है जो किस प्रकृति की होती है? क्षारीय प्रकृति की होती है, क्षारीय पीएच बनाती है। और इससे क्या निकलते हैं? एमीन्स निकलते हैं। कुछ एमीन्स जो कि क्षारीय प्रकृति की होती है, जिनके कारण सीमन की विशेष स्मेल होती है। इस विशिष्ट खुशबू या स्मेल जो होती है वो किसके कारण होती है? इस प्रोस्टेट ग्रंथि के स्राव के कारण। इस ग्रंथि के स्राव में एमीन्स पाए जाते हैं। एमीन्स पाए जाते हैं जो एमीन्स पाए जाते हैं जो सीमन को विशिष्ट गंध प्रदान करते हैं। क्या देते हैं भाई? विशिष्ट गंध प्रदान करते हैं, विशेष स्मेल देते हैं सीमन को। विशेष स्मेल किसके कारण होती है? इन एमीन्स के कारण या फिर इन क्षारीय पदार्थों के कारण। और ये प्रोस्टेट ग्रंथि का जो स्राव है वो क्या काम आता है? ये स्राव जब निकलता है तो मादा के मूत्र मार्ग की पीएच को न्यूट्रलाइज करता है। इसका स्राव मादा के मूत्र मार्ग की पीएच, यहां लिख देते हैं, इसका स्राव मादा के फीमेल के मूत्र मार्ग की पीएच को उदासीन करता है, को न्यूट्रलाइज करता है। क्योंकि अम्लीय पीएच होती है मादा की मूत्र मार्ग की, अम्लीय पीएच होती है लैक्टिक एसिड के कारण। लैक्टिक एसिड जो स्रावित करने वाले बैक्टीरिया होते हैं जिनके कारण अम्लीय पीएच होती है, और उस अम्लीय पीएच को ये क्षारीय पदार्थ उदासीन करता है, और इसका स्राव मादा की मूत्र मार्ग की पीएच को उदासीन या न्यूट्रलाइज करता है। तो ये हमने कौन सी पढ़ी? प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट में हमको ध्यान रखना है कुत्ते में केवल प्रोस्टेट सहायक जनन ग्रंथि के रूप में पाई जाती है, अन्य जनन ग्रंथियां अनुपस्थित होती है। ये क्षारीय पदार्थ के रूप में एमीन्स स्रावित करती है जिसके कारण सीमन की विशेष स्मेल होती है। ये अकार्बनिक आयन स्रावित करती है। अयुग्मित ग्रंथि होती है जो कि मूत्राशय के चारों तरफ स्थित होती है। इसके बाद अगली सहायक जनन ग्रंथि हम पढ़ेंगे तीसरी तीसरी सहायक जनन ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल या काउपर्स ग्रंथि। बल्बो यूरिथ्रल
या जिसे काउपर्स ग्रंथि कहते हैं, काउपर्स ग्रंथि। काउपर्स ग्रंथि क्या स्रावित करती है? ये इजैकुलेशन या स्खलन से पहले जो मूत्र मार्ग होता है, मूत्र मार्ग की सफाई का कार्य करती है, को क्लीन करती है। ये पतला और चिकना और पारदर्शी स्राव होता है जो स्खलन से जस्ट पहले निकलता है, और इस तरल पदार्थ को प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड कहते हैं, यानी इजैकुलेशन से पहले निकलता है ये। तो बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथियां या इनको काउपर्स ग्रंथि कहते हैं। ये ग्रंथियां स्वच्छ व क्षारीय तरल, क्षारीय व पारदर्शी व चिपचिपे तरल का स्राव करती है। चिपचिपे तरल को स्रावित करती हैं, को सिक्रेट करती हैं, को स्रावित करती है। और क्या खासियत है, क्या करता है यह स्राव? पेनिस से मूत्रमार्ग, पेनिस के रास्ते से मूत्र को हटाता है, यूरिन को, मूत्र व जो बैक्टीरिया होते हैं मूत्र को हटाता है, मूत्र को हटाता है, अर्थात प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड के रूप में निकलता है। मूत्र मार्ग की सफाई करता है, मूत्र मार्ग की सफाई का कार्य करता है। जो नर का मूत्र मार्ग है उसकी सफाई करता है और उसको उदासीन बनाता है और स्पर्म को निकलने लायक बनाता है, यानी जिससे शुक्राणुओं को कोई हानि नहीं होती, शुक्राणुओं को कोई हानि नहीं होती। तो ये क्या है, नर के मूत्र मार्ग की सफाई करता है, नर की यूरिथ्रा या नर के पेनिस से ये सफाई करता है, यूरिन की सफाई करता है। वहां होकर के क्योंकि अब सीमन आना है तो सीमन को आने से पहले ऐसा रास्ता बना देता है कि वो आराम से स्पर्म्स निकल सके, आराम से चिकराई के साथ स्पर्म्स निकल सके और स्पर्म्स को कोई नुकसान नहीं हो, यानी स्पर्म्स डैमेज भी नहीं हो। तो ये कार्य करता है ये स्राव। कौन सा स्राव? बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथियां या काउपर्स ग्रंथियों का जो स्राव होता है वो ये काम करता है। तो हमने ये क्या पढ़ी? सहायक जनन ग्रंथियां। सहायक जनन ग्रंथियों के बाद अगला जो अंग होता है वो होता है पेनिस। अगला जो सहायक जनन अंग होता है पेनिस। पेनिस क्या है? एक मैथुनी अंग है, नर का मैथुनी अंग है जिसके द्वारा सीमन को मादा की जननाल में पहुंचाया जाता है, सीमन को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर पहुंचाया जाता है। तो पेनिस भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो मस्कुलर पेनिस और एक फाइब्रस पेनिस। मस्कुलर या जो वेस्कुलर पेनिस होता है उसमें रक्त के कोटरों में रक्त भरने से पेनिस का इरेक्शन होता है या हर्षण होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं पेनिस। सहायक जनन अंग के रूप में हम क्या पढ़ेंगे? पेनिस। क्या है ये? नर का मैथुनी अंग, मैथुनी अंग जिसको बोलते हैं कोपुलेटरी ऑर्गन, कोपुलेटरी ऑर्गन नर का मैथुनी अंग है, कोपुलेटरी ऑर्गन है जो कि सीमन को कहां पहुंचाने का कार्य करता है? मादा की जनननाल में पहुंचाता है। यह सीमन को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, यानी
या तो पहुंचाएगा वेजाइना में या पहुंचाएगा मिड सर्विक्स में यानी सर्विक्स में। कुछ जंतु जैसे घोड़ा और सुअर में तो सीमन को सर्विक्स तक पहुंचा दिया जाता है, लेकिन ज्यादातर जंतुओं जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी जो रूमिनेंट्स होते हैं उनमें सीमन को कहां तक पहुंचाया जाता है, वेजाइना तक पहुंचाया जाता है। और किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, इस पेनिस के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो यह सीमन को फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, मादा जनन नाल, मादा जनन नाल यानी कि कहां कहां, योनि और सर्विक्स, मादा जनन नाल में पहुंचाता है, में पहुंचाता है। तो जो पक्षियों के पेनिस होते हैं बिल्कुल कम और छोटे विकसित होते हैं, उनको फेलस कहते हैं। पक्षियों के, कौन से, नर पक्षियों के अल्प विकसित पेनिस, अल्प विकसित पेनिस फेलस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फेलस, फेलस कहलाते हैं। फेलस कहते हैं पक्षियों के अल्प विकसित पेनिस को। और टॉम जो बिलाव होता है, टॉम मेल कैट, उसके पेनिस में स्पाइन्स पाए जाते हैं। टॉम के पेनिस में क्या पाए जाते हैं, पीनियल स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं, यानी कांटे। टॉम का मतलब होता है नर बिल्ली, मेल कैट। नर बिल्ली के पेनिस में क्या पाए जाते हैं, पीनियल स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। इस कारण जो मेटिंग के टाइम फीमेल कैट या क्वीन के द्वारा जो आवाज उत्पन्न की जाती है उसे कहते हैं कॉलिंग, तीव्र आवाज उत्पन्न की जाती है। तो यहां हम नोट लगा करके इस बात को लिख लेते हैं अलग से। फीमेल कैट जिसको हम बोलते हैं क्वीन द्वारा मेटिंग, मेटिंग के समय तीव्र आवाज निकाली जाती है। क्यों निकाली जाती है, इन स्पाइक्यूल्स के कारण, इन कांटों के कारण तीव्र आवाज निकाली जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कॉलिंग कहते हैं, CALLING। फोन में इस प्रकार से डॉट डॉट करके आता है कॉलिंग, कॉलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलिंग कहते हैं। जो डॉग होता है, कुछ स्पेशल बातें पढ़ रहे हैं हम। डॉग के पेनिस में क्या पाई जाती है, बैकुलम, या एक विसरल अस्थि, विसरल अस्थि, विसरल बोन पाई जाती है, विसरल अस्थि पाई जाती है, विसरल अस्थि या विसरल बोन पाई जाती है, बैकुलम पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे ओस पेनिस भी कहते हैं, ओस पेनिस भी कहते हैं। तो ये किस में पाई जाती है, ये बैकुलम किस में पाई जाती है, ये डॉग में पाई जाती है, डॉग के पेनिस में। घोड़े का पेनिस, घोड़े का पेनिस वेस्कुलर या मस्कुलर होता है, वेस्कुलर या मस्कुलर होता है, जिसमें जिसमें कारपोरा भाग में, कारपोरा भाग में रक्त के कोटर पाए जाते हैं, रक्त के कोटर पाए जाते हैं, जिनमें रक्त भरने से, जिनमें रक्त भरने से क्या होता है, इरेक्शन होता है,
और पेनिस का फ्रैक्चर सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? हॉर्स में। घोड़े में पेनिस का फ्रैक्चर सर्वाधिक पाया जाता है। घोड़े में पेनिस का फ्रैक्चर सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। पेनिस का जो अग्र फूला हुआ भाग होता है वो क्या कहलाता है? ग्लांस कहलाता है। ग्लांस में, घोड़े के ग्लांस में अधर भाग में, वेंट्रल रीजन में फोसा ग्लैंडिस पाया जाता है। जो फूला हुआ भाग है वो कोरोना ग्लैंडिस कहलाता है और नीचे की तरफ उसमें फोसा ग्लैंडिस पाया जाता है, जिसमें यूरिथ्रा या यूरिनरी जो स्फिंक्टर है वो स्थित होता है, यूरिनरी आउटपुट पोर स्थित होता है। और डॉग के पेनिस में का अग्र जो फूला हुआ भाग है वो बल्बस ग्लैंडिस कहलाता है, बल्बस ग्लैंडिस कहलाता है। और जो अग्र भाग यानी ग्लांस के ऊपर जो स्किन का पतला फोल्ड होता है इसको प्रीप्यूस कहते हैं। प्रीप्यूस और ग्लांस के बीच में एक मोम जैसा पदार्थ जम जाता है जिसे स्मैग्मा कहते हैं। तो इनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।